हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विषय में पढ़े। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, उसकी संरचना क्या है, उसका समायोजन कैसे करते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब के विषय में मैंने चित्र बना करके उसकी व्याख्या की थी। इसके पश्चात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र को भी मैंने सिद्ध किया था। आवर्धन क्षमता के व्यापक सूत्र को सिद्ध करने के पश्चात उसकी दो स्थितियां मैंने पढ़ाया था कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा, और इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी। नंबर 2 कंडीशन थी, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी। इतने टॉपिक पढ़ने के पश्चात आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। तो आज की क्लास में हम लोग खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी के विषय में अध्ययन करेंगे। ओके, तो बात करते हैं कि खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी है क्या। कहा जाता है कि खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट, चमकीला तथा रंगीन प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। फिर से एक बार क्या कहेंगे, खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का चमकीला, स्पष्ट तथा रंगीन प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। इसमें अदृश्यक लेंस के आधार पर इसमें अदृश्यक लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे परावर्ती दूरदर्शी कहा जाता है। अब आ जाते हैं इसके बनावट पर कि इसकी बनावट क्या है। बनावट में कहा जाता है कि इसमें धातु की एक चौड़ी नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण लगा होता है, जिसे अदृश्यक की संज्ञा दी जाती है या अदृश्यक कहा जाता है। इस अवतल दर्पण के फोकस दूरी से कुछ पहले 45 अंश के कोण पर एक झुका हुआ समतल दर्पण लगा होता है। अब इस नली के लंबवत एक दूसरी नली फिट होती है जिसके एक सिरे पर छोटे फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिनेत्र या नेत्रिका लेंस कहते हैं। फिर से इसके बनावट या संरचना के विषय में जानते हैं। कहा जाता है कि इसमें धातु की एक चौड़ी नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक एवं बड़े फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण लगा होता है, जिसे अदृश्यक कहा जाता है। अब इस दर्पण की फोकस दूरी से पहले 45 अंश के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण लगा होता है। अब इस नली के लंबवत एक नली लगी होती है और इस नली के दूसरे सिरे पर एक छोटे फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इसमें प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। तो प्रतिबिंब के बनने में पता चल जाएगा कि कैसे नली है, कहाँ दर्पण लगा है, कहाँ समतल है, कहाँ अवतल है, और कैसे नली लंबवत लगाई गई है और कहाँ पर छोटा वाला लेंस लगा है। तो प्रतिबिंब के बनने में आपको परावर्तित दूरदर्शी के संरचना के विषय में भी आकलन या अनुमान लग जाएगा कि इसी तरीके से परावर्तित दूरदर्शी होती होगी। ओके, तो देखते हैं। मैंने खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब के बनने का ये चित्र बना दिया है। अब मैं आपको संरचना में क्या क्या बताया था उसको देख लीजिए। इसमें धातु की एक नली होती है, तो ये बेलनाकार नली हो गई। इसके एक सिरे पर बड़े फोकस दूरी एवं बड़े द्वारक का एक ये अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस के फोकस दूरी से कुछ पहले
45 अंश या उससे कम ज़्यादा के कोण पर झुका हुआ एक ये समतल दर्पण हो गया। अब इस नली के लंबवत देखिए एक दूसरी नली लगी हुई है। इस नली के एक सिरे पर छोटे फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लग गया, जिसे हम लोगों ने अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कह दिया। और ये अदृश्यक लेंस के आस्थान पर है, इसीलिए इसे अदृश्यक दर्पण आप कह सकते हैं कि अदृश्यक दर्पण ये हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई थी उसके संरचना की। बात आती है प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, कहा जाता है कि अवतल दर्पण यम1 से दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली प्रकाश की किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता, लेकिन फोकस पर केंद्रित करने से पहले जो ये परावर्तित किरणें हैं ये कहाँ पर गिरती हैं? समतल दर्पण M2 पर गिरती हैं। समतल दर्पण M2 इन परावर्तित किरणों को पुनः परावर्तित करता है और वस्तु AB का प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है, जो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। अब जो ये प्रतिबिंब A1 B1 है ये अभिनेत्र या नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है और आभासी वस्तु A1 B1 का प्रतिबिंब A2 B2 बनता है, जो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो ये है प्रतिबिंब का वर्णन। फिर से क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण यम1 से दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली प्रकाश की किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है, लेकिन फोकस पर केंद्रित करने से पहले परावर्तित किरणें समतल दर्पण M2 पर आपतित होती हैं। समतल दर्पण M2 इन परावर्तित किरणों को पुनः परावर्तित करके वस्तु AB का प्रतिबिंब A1 B1 बनाता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। अब प्रतिबिंब A1 B1 अभिनेत्र या नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका द्वारा A1 B1 का प्रतिबिंब A2 B2 बनता है, जो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। यह प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा अनंत के बीच बनता है। तो ये क्या हो गया? प्रतिबिंब का बनना। ओके, अब इसके बाद आता है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता में हम लोग तो जानते हैं कि दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण का जो अनुपात होता है वही आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो उस आवर्धन क्षमता की यहाँ दो स्थितियां हैं। ठीक है, तो यानी कि आवर्धन क्षमता M बराबर लिखा जाता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ये तो आवर्धन का सूत्र हो गया। अब इसमें दो स्थितियां होती हैं, यानी कि विशेष स्थिति पढ़ा जाता है। इसी में विशेष स्थिति में नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन M बराबर लिखा जाता है -FO अपान FE, -FO अपान FE। तो इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला पढ़ना है, इसमें सिद्ध नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। ओके, नंबर, जब अंतिम प्रतिबिंब
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो जो आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू माइनस FO अपान FE इंटू 1 प्लस FE अपान D। ये कब होता है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो ये दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता की दो स्थितियां हो गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। और आप देखेंगे तो इन फार्मूलों को हमने पीछे सिद्ध किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इसे आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हो गया होगा। अब हम लोग अगली टॉपिक पढ़ते हैं, विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता किसी प्रकाशिक यंत्र की दो परस्पर निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना पाने की जो क्षमता होती है वही विभेदन क्षमता कहलाती है। यानी कि कोई दो प्रकाशिक यंत्र है, उन दोनों प्रकाशिक यंत्रों के निकट कोई दो वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना पाने की जो क्षमता होगी वही विभेदन क्षमता कहलाएगी। ओके, तो विभेदन क्षमता का सूत्र पढ़ा जाता है किसके किसके लिए? दूरदर्शी के लिए और सूक्ष्मदर्शी के लिए। तो मैं बारी बारी से आपको दोनों सूत्रों को बता देता हूं। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता इक्वल टू लिखा जाता है D अपान 1.22 लैम्डा। D अपान 1.22 लैम्डा। जो D है ये लेंस का द्वारक है और जो लैम्डा है ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। ये दूरदर्शी के लिए हो गया। सूक्ष्मदर्शी के लिए देखें, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बराबर, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता 2 साइन अल्फा अपान 1.22 लैम्डा। तो जो ये 2 साइन तो ठीक है, जो अल्फा है ये वस्तु द्वारा लेंस के द्वारक पर बना शंकु कोण है। वो शंकु की तरह बनता है, इसीलिए उसको शंकु कोण की संज्ञा दी जाती है। और जो लैम्डा है ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। ठीक, तो ये विभेदन क्षमता हो गया। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे विभेदन सीमा। विभेदन सीमा कहा जाता है कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग किया जा सके, विभेदन सीमा कहलाती है। क्या लिखेंगे? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी किसी वस्तु को किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग किया जा सके, विभेदन सीमा कहलाती है। तो इसमें भी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा अलग होती है और दूरदर्शी की विभेदन सीमा अलग होती है। ये विभेदन सीमा दूरदर्शी की विभेदन सीमा 1.22 लैम्डा अपान डी। चलिए आ जाते हैं सूक्ष्मदर्शी पर। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या हो जाएगा तब? 1.22 लैम्डा अपान 2 साइन अल्फा। हूँ आपको कि इसमें कौन क्या है। डी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस का द्वारक कहेंगे।
लेंस का द्वारक। लैम्डा क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। और इसमें एक चीज आपको मिलेगा अल्फा। तो वस्तु द्वारा लेंस के वस्तु द्वारा लेंस पर बना शंकु कोण है ये, ठीक है। शंकु के रूप का बनता है, इसीलिए शंकु कोण कहा जाता है। तो ये चीजें हो गई इसकी। अब जरा देखिए कि जो विभेदन क्षमता है वो विभेदन सीमा का उल्टा दिखाई दे रहा है। तो विभेदन सीमा में एक चीज और कही जाती है कि विभेदन क्षमता का जो व्युत्क्रम होता है वही विभेदन सीमा कहलाती है। यानी कि लिखा जा सकता है विभेदन सीमा इक्वल टू विभेदन सीमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान विभेदन क्षमता। एक हम लोग इसको भी जानते हैं, तो इसको भी आप तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा। इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जाता है कि ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से छोटी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। कहने का मतलब ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होगा जिसकी सहायता से छोटी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा करके देखा जाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सो स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के साथ आज किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र का लेसन कंप्लीट होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।